दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। इससे पहले पर भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हम लोग पार्ट 1 चर्चा कर चुके हैं, जिसमें भारत में परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है उसको कितने चरण में डिवाइड किया गया और कितने चरण में उसको बांटा गया है, उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। ठीक है, चरण बाई चरण हम लोग विस्तार से उसमें चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पार्ट 2, जिसमें है संलयन तकनीक, परमाणु ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग हो सकता है, और परमाणु ऊर्जा है इसके पक्ष में तर्क देखेंगे हम लोग, विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, और निष्कर्ष हम लोग देखेंगे, जो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इस बार यानी 65वीं बीपीएससी के लिए भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो VVI है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर के आप लोग देख लीजिएगा, तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आपका पूरा हो जाएगा और किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे आपका छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम संलयन तकनीक के बारे में। संलयन तकनीक, इस तकनीक में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। इस तकनीक में होती है दो या दो से अधिक हल्के नाभिक को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। इसके लिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों का संलयन होता है, ठीक है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आप देख रहे होंगे दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का जोड़ने का काम होता है, इसके लिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों का संलयन होता है और जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, संलयन तकनीक के माध्यम से ही जो सूर्य एवं तारों पर ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा का स्रोत संलयन तकनीक ही है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा मोटा मोटी संलयन तकनीक। जैसे आप देख रहे होंगे सूत्र में 1:2 + 1:3 को मिलाकर के 2H4 + 0N1 प्लस एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। तो ये चीज हो गया संलयन तकनीक। अब संलयन तकनीक का उपयोग क्या क्या हो सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करें। जैसे हाइड्रोजन बम बनाने में संलयन तकनीक का उपयोग होता है, विद्युत उत्पादन में भी संलयन तकनीक का उपयोग होता है। तो दोनों में उपयोग हो सकता है, हाइड्रोजन बम बनाने में और विद्युत उत्पादन में। वर्तमान में भारत तथा अन्य देशों के द्वारा इस तकनीक का उपयोग करके हाइड्रोजन बम का परीक्षण एवं विकास किया गया है। इसी का उपयोग करके हाइड्रोजन बम का परीक्षण एवं विकास किया गया है। इस तकनीक के द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ITER का विकास किया गया है। ठीक है, ITER, इस परियोजना में 7 देश शामिल है। ITER जो परियोजना, इसमें 7 देश शामिल है, जिसमें एक भारत भी है। तो कह सकते हैं कि संलयन तकनीक भारत में भी विकास करने का इसमें बहुत उत्सुकता है। मतलब ITER जो गठित हुआ है उसमें 7 देश है, 7 देश में एक भारत भी है। इस रिएक्टर का विकास जो है फ्रांस के कैडिरिच में किया जा रहा है। फ्रांस में किया जा रहा है संलयन तकनीक का विकास, जिसका कैडिरिच एक फ्रांस में जगह है, वहां पे विकास किया जा रहा है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट अनुमानित रखा गया है। भारत के गुजरात में गांधीनगर है। गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में भारत द्वारा ITER की भागीदारी की गई है। तो प्लाज्मा अनुसंधान जो केंद्र है उसमें ITER में भागीदारी
निभाया है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, जो भारत के गुजरात गांधीनगर में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज हो गया हम लोग देख लिए संलयन तकनीक के बारे में। अब संलयन तकनीक का लाभ क्या क्या हो सकता है, लाभ के बारे में हम लोग देख ले। सबसे पहले तो इसमें ईंधन जो है ड्यूटेरियम एवं लिथियम का उपयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम और लिथियम भारत में भारी मात्रा में उपलब्ध है, तो ये सबसे बड़ी लाभ हो गया। ड्यूटेरियम एवं लिथियम ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और यहाँ भारत में भारी मात्रा में उपलब्ध है। प्रति इकाई जो ईंधन जो है, प्रति इकाई ईंधन के जलने से भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो ऊर्जा का भी उत्सर्जन इसमें बहुत ज्यादा होता है। प्रति इकाई जो जलता है ईंधन, उससे भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन की समस्या न के बराबर है, यानी आपका देख रहे होंगे संलयन तकनीक में कार्बन उत्सर्जन इसमें न के बराबर है। अवशिष्ट प्रबंधन की भी इसमें चुनौती नहीं है। संलयन तकनीक में अवशिष्ट प्रबंधन की भी चुनौती नहीं है। जो इसका प्लांट होता है यानी संयंत्र होता है, उसको लगाने के लिए कम जगह की भी आवश्यकता पड़ती है। तो संलयन तकनीक का जो प्लांट है उसको लगाने में कम स्थान की जरूरत पड़ती है। भारत के लिए इस तकनीक का सामरिक महत्व भी है, इसमें हाइड्रोजन बम का विकास किया जा सकता है। तो संलयन तकनीक का जो है भारत के लिए सामरिक महत्व भी है, हाइड्रोजन बम का विकास किया जा रहा है, क्योंकि इसका ईंधन ड्यूटेरियम एवं लिथियम भारत में भारी मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन इसके लिए चुनौती भी कुछ है। हम लोग चुनौती देखते हैं, चुनौती भी कुछ है। संलयन के लिए न्यूनतम तापमान आवश्यक है, जिसे समान तरीके से प्राप्त करना मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए जो न्यूनतम तापमान होता है, न्यूनतम तापमान चाहिए, जो भारत के प्लांट में एक समझ सकते हैं हम लोग कि समान तरीके से इसे प्राप्त करना मुश्किल है। संलयन से जो उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करना भी कठिन है, उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। विस्फोट वगैरह में फिर बहुत भारी मात्रा में इसका नुकसान होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा के अन्य किस किस क्षेत्र में उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, और क्या इसका महत्व है। सबसे पहले तो चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति आ सकता है इसके माध्यम से, और वर्तमान संदर्भ में चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसमें बहुत ज्यादा उपयोग भी होता है। जैसे NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस के माध्यम से जांच पड़ताल भी किया जाता है, उसी के माध्यम से ये उपयोग। जैसे MRI हम लोग करवाते हैं, MRI पूरे शरीर का भी होता है, ब्रेन का भी होता है, इसमें भी परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ही ये होता है। जैसे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका नाम ही है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी भी साबित हुआ है और आगे हो भी सकता है। CT स्कैन आप देख लोगे मेडिकल क्षेत्र में जितना भी महत्वपूर्ण है, सब इसी के माध्यम से सर्च किया जा सकता है, यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोलॉजी। कैंसर का पता लगाने में भी यही उपयोगी है। P32 कैंसर और हृदय रोग। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो विकास करके चिकित्सा के क्षेत्र में विकास किया जा सकता है, और एक महत्वपूर्ण क्रांति लाया जा सकता है। I-131, I-225 थायराइड को पता लगाने के लिए, थायराइड के रोग को उपचार के लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेजर के तकनीक से ENT का दर्द रहित ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, दर्द रहित जो सर्जरी है, दर्द रहित सर्जरी इसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसका चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है, और इसके उपयोग में लाकर चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में देखेंगे बीज के जीन की आकृति में बदलाव कर करके, बीज के जीन की आकृति में बदलाव कर करके बहुत बड़ा मतलब उपयोग में लाया जा सकता है। इसके माध्यम से होगा कि बीज के जीन में तरह तरह के जो रोग बीज में लगते हैं या पौधे में लगते हैं, इसके माध्यम से कम हो जाएंगे।
ठीक है। तो इससे भी कृषि में एक नया क्रांति उत्पन्न होगी। विकिरण के प्रयोग के द्वारा एक उत्परिवर्तित बीज की आकृति पैदा होगा, जिससे ये कीटाणु रहित फसल उपयोग में किसान ला सकेंगे। बार्क के द्वारा 43 ऐसे बीज विकसित भी किए जा चुके हैं बार्क के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लिए। खाद्य प्रसंस्करण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उपयोग करता है। मछली, मांस, फलों इत्यादि को संरक्षित करने में भी ये भूमिका उपयोग करता है। तो इसके लिए भी मछली, मांस, फलों इत्यादि को भी इसके माध्यम से संरक्षित हम लोग कर सकते हैं। अब जल के क्षेत्र में भूमिगत जल में आर्सेनिक का पता लगाया जा सकता है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है। लेजर के माध्यम से हम भूमिगत जल में आर्सेनिक का पता लगा सकते हैं। राजस्थान में सरस्वती नदी की जो खोज हुई थी वो लेजर के माध्यम से ही और इसी के माध्यम से हुई थी। पानी साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग में भी जो प्रयोग होता है वो कार्बन डेटिंग यानी परमाणु ऊर्जा जो तकनीक है उसी के माध्यम से, कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से हम पुराने यानी 6 से 14 जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। यानी जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने में भी ये लाभदायक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं, इसका क्या क्या लोग पक्ष में तर्क देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वो सीमित है, जो आने वाले वर्षों में समाप्त हो जाएगा। अगर उसका ढंग से उपयोग नहीं किया जाए तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो सतत विकास का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जितना हम लोग उपयोग करते हैं वो बहुत ज्यादा उपयोग हो जाता है और सतत विकास के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आने वाली पीढ़ी के लिए हम वर्तमान संदर्भ में उपयोग करते हुए जो संरक्षित रखते हैं, तभी सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो सतत विकास के लक्ष्य को इसके माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में जो संलयन तकनीक है जिसकी संभावना असीमित है, संलयन तकनीक का भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी ताप विद्युत वगैरह हम लोग यूज करते हैं, कोयला भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, तो इसके माध्यम से हम भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह जरूरी है और हम संरक्षित कर सकते हैं। विखंडन एवं संलयन उच्च तकनीक युक्त है ये, ठीक है। कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन की तकनीक है ये। कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन की तकनीक जो वर्तमान संदर्भ में सबसे प्रमुख है, सर्वप्रमुख आवश्यकता वर्तमान समय में कार्बन मुक्त तकनीक की ही है, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है कि उससे इसके माध्यम से बचा जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा का सामाजिक उपयोग भी है, जो हम लोग सामाजिक उपयोग देख लिए, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए कम हानिकारक है ये, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए भी कम हानिकारक है। इससे अवशिष्ट बहुत कम निकलते हैं, अवशिष्ट कम निकलता है, इसके कारण ये पर्यावरण के लिए हानिकारक कम है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का अन्य सामाजिक उपयोग भी हम लोग देख लिए। परिवहन की बड़ी इसमें चुनौती नहीं है, कोई बड़ी मतलब ट्रांसपोर्टिंग की भी इसमें ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो ये चीज हम लोग देख लिए पक्ष में तर्क। अब हम लोग देखेंगे विपक्ष में क्या क्या तर्क हो सकता है। विपक्ष में तर्क हम लोग देखेंगे। विपक्ष में सबसे पहले तो हम लोग तर्क देखेंगे भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन का मात्र 2% है। भारत में जो भी नाभिकीय ऊर्जा पूरे जो ऊर्जा खपत होती है भारत में उसका मात्र 2% है, जो इससे पूरा नहीं किया जा सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि इससे पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे लोग बढ़ा चढ़ा करके भी बोलते हैं। तो इसकी संलयन तकनीक या जो भी परमाणु ऊर्जा तकनीक हुआ, इसके माध्यम से हम ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
रेडियो एक्टिव उत्सर्जन इससे होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जन होता है नाभिकीय संयंत्र से, जिससे निरंतर उत्पन्न होते रहता है और जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, उपयोग के बाद निपटाने एवं भंडारण में इसकी समस्या होती है। इसका जो अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट को निपटाने और भंडारण की समस्या में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। वहीं परमाणु ऊर्जा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रयुक्त किया जाता है, न ही ये ज्यादा सुरक्षित है, न ही ये कोई ज्यादा सस्ता है। तो ये हम विपक्ष में तर्क देते हैं। आने वाले 50 सालों में पूरी दुनिया में जो यूरेनियम का भंडार खत्म हो जाएगा, ये अनुमान लगाया जाता रहा है। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम जैसे देशों ने अपने यहाँ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बंद भी कर दिए हैं। तो देख सकते हैं कि ये भी कोई हल्का में इसको नहीं लिया जाना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देख रहे होंगे चेरनोबिल तथा फुकुशिमा कांड। तो चेरनोबिल तथा फुकुशिमा जो हुआ था वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से ही रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत ज्यादा वहां पे जान और माल की हानि हुई थी। ठीक है, इसका भंडारण और जो रख रखाव है वो भी थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन किंतु इसको बढ़ा चढ़ा करके ये चीज बोला जाता है कि कम लागत इसमें होता है। ठीक है, ये जीव जंतुओं के लिए एक विकट समस्या भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अगर इसके अवशिष्ट हम कूड़ा कचरा में फेंक देंगे तो इससे बहुत ज्यादा जल भी दूषित हो सकता है और मानव जीवन, पादप तथा जीव जंतुओं पर भी एक भारी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ये हम लोग विपक्ष में तर्क देख लिए। अब हम लोग निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निसंदेह परमाणु ऊर्जा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नाभिकीय ऊर्जा के हानिकारक प्रभावों को कम करने की सफल योजना बनाई जाए। नाभिकीय ऊर्जा को कम करने की, यानी इससे होने वाला नकारात्मक प्रभाव कम करने की योजना बनाई जाए, क्योंकि जो भी है भारत में जो ऊर्जा जो संयंत्र है यही पूर्ति कर पाएगा, क्योंकि जितने भी ऊर्जा का संसाधन वो स्रोत खत्म हो जाएंगे। इसके उत्पादन में वृद्धि किया जाए ताकि भारत में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।